सुबह से ही शीतल को सिर में भयानक दर्द महसूस हो रहा था, ऊपर से 5 क्लास लगातार और वो भी सीनियर क्लासेस में। दोपहर तक सिर दर्द से मानो फटा ही जा रहा था। प्रधानाचार्य जी से अनुमति लेकर शीतल छुट्टी होने से करीब 1 घंटा पहले ही घर आ गई थी। ताला खोलते हुए उसकी नज़र जमीन पर पड़ी हुई डाक पर पड़ी। डाक उठाकर भीतर आई और लापरवाही से उन्हें बैग के साथ ही मेज पर पटक दिया। इस वक्त उसे आराम की सख्त जरूरत थी। दवा खाकर शीतल मुंह ढककर तुरंत सो गई। एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के पद पर काम करते हुए उसे पूरे 5 वर्ष हो चुके थे। 25 वर्ष पूर्व एक हिंदी शिक्षिका के तौर पर उसने इस स्कूल में कार्य करना शुरू किया था। इतने वर्षों में वो बच्चों के काफी नजदीक आ गई थी। उनके हाव भाव से, उनके व्यवहार से समझ जाती थी कि उनके मन में क्या चल रहा है। बच्चों को समझने और समझाने का उसका अपना ही तरीका था। पढ़ाने के अनोखे अंदाज ने सभी का दिल जीत लिया था। सभी, चाहे छात्र हों, सहकर्मी शिक्षक हों या फिर सहायक स्टाफ, उसके आत्मीय और स्नेहिल व्यवहार के कायल थे। हालांकि वो एक अनुशासन प्रिय और कड़क शिक्षिका के रूप में जानी जाती थी, जो बहुत सारा गृह कार्य देती हैं और बहुत सारा लिखवाती भी हैं, पर हैं बहुत अच्छी। बच्चे पढ़ाई के मामले में उससे बहुत डरते थे, पर अपनी बात कहने में जरा भी उनको डर नहीं लगता था। यही कारण है बच्चे उसका कहना बहुत मानते थे, खुल के अपनी बात कह देते थे। शिक्षा और बच्चों के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी वो। शीतल की कार्य कुशलता और प्रबंधकीय गुणों से प्रभावित होकर उसे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्त किया गया था और वहां भी उसने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी थी। शीतल की जब आंख खुली तो शाम के 6 बज रहे थे। काम वाली आती ही होगी, ऐसा सोच ही रही थी कि दरवाजे पर घंटी बज उठी। झरना को कड़क सी चाय बनाने के लिए बोलकर मेज पर लापरवाही से पड़े पत्रों को उलटने पुलटने लगी। दवा ने अपना असर दिखा दिया था। सिर दर्द अब काफी कम हो चुका था। डाक को टटोलते हुए उसका हाथ रुक गया एक जानी पहचानी चिट्ठी पर। बाकी सब डाक अलग रख, उसने सबसे पहले उसी चिट्ठी को खोलकर उत्सुकता से पढ़ना शुरू किया। देखे तो जरा आज क्या लिखा है हमारी प्रिया ने। प्रिय मैडम जी, नमस्ते, आशा है आप अच्छी होंगी। सोचा सबसे पहले आपको ही ये खुश खबर सुना दूं। मैं दादी बन गई और आपका लाडला छात्र रोहन पापा, माँ और बेटा दोनों बिल्कुल ठीक है। मैडम, आज मुझे बेहद खुशी हो रही है अपने पोते को अपनी गोद में लेते हुए। मैंने कभी सोचा भी न था कि कभी ये दिन भी आएगा। हृदय से आभारी हूँ कि आपने मेरे रोहन की माँ को बचा लिया, वरना बिन माँ का सा बेचारा आज न जाने कहाँ होता। और भी बहुत कुछ लिखा था प्रिया ने। शीतल वो सब कुछ नहीं पढ़ पाई। उसकी आंखें के सामने के दृश्य चिट्ठी के शब्दों से फिसलते हुए उस दिन पर जाकर स्थिर हो गए जब रोज की तरह व्यस्तता से भरा दिन था। ब्रेक टाइम खत्म होने में बस 5 मिनट ही बाकी थे। फ्रेश होने के बाद शीतल कोऑर्डिनेटर्स रूम में आकर बैठी ही थी। टिफिन खोल पहली कॉर्ड तोड़ने ही वाली थी कि कुछ बच्चे धड़धड़ाते हुए तेजी से बिना अनुमति लिए ही भीतर घुसे चले आए। पसीने से लथपथ, धूप में खेलने से सभी के चेहरे एकदम सुर्ख, अस्त व्यस्त यूनिफॉर्म। कई बच्चे एक साथ चिल्लाए, मैम जल्दी चलिए, वो फिर मारामारी कर रहा है। दीपक को बुरी तरह से पीटे जा रहा है। थकान और भूख से बेहाल उसका मन हुआ कि कह दे, स्पोर्ट्स टीचर को बुलाओ, उनकी जिम्मेदारी है। मैम, उसके माथे से खून भी निकल रहा है। तभी दूसरे बच्चे ने जल्दी से कहा। ये सुनकर तो वो रुक न सकी। टिफिन को वैसे ही खुला छोड़ झटपट मैदान की ओर लपकी। उफ, इस रोहन ने तो नाक में दम कर रखा है। जब देखो तब मारामारी करते रहता है। कहाँ से इतना गुस्सा भर गया है इसके दिमाग में। माइनस झुंझलाती हुई तेज कदमों से चलती हुई वो मैदान में पहुंची। मैदान में रोहन दीपक पर बुरी तरह से पिला पड़ा था। दनादन घूंसों से, मुक्कों से प्रहार पर प्रहार किए जा रहा था। कुछ बच्चे छुड़ाने की कोशिश में खुद भी पिट रहे थे। दीपक के आंख, मुंह और नाक से खून बह रहा था। चेहरे और हाथों पर नील के निशान। किसी तरह उसने दोनों को अलग किया। शीतल ने क्रोध भरी नजरों से रोहन की चेहरे की ओर देखा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। यूनिफॉर्म धूल मिट्टी में सनी हुई। आंखों में तो मानो खून उतर आया था उसके। रोहन को चुपचाप खड़े रहने की सख्त हिदायत देकर शीतल ने पहले जल्दी से दीपक को प्राथमिक चिकित्सा देने की व्यवस्था करवाई। एक अन्य बच्चे को रोहन को अपने ऑफिस तक लाने का इशारा कर शीतल दीपक को लेकर मुड़ गई। दीपक बुरी तरह से सहमा हुआ था। कक्षा 6 का छात्र था। डर के मारे उसका शरीर कांप रहा था। पूछने पर उसने बताया कि सिर्फ अपना टिफिन न देने की बात पर ही रोहन ने इतनी बुरी तरह उसे पीट दिया था। तो तुम्हें टिफिन शेयर करना चाहिए था, स्कूल में सिखाया जाता है ना। रोते हुए दीपक को अपने सीने से चिपटाए उसकी पीठ सहलाते हुए शीतल ने समझाया। दीपक ने धीरे से सॉरी कह दिया, पर शीतल जानती थी कि रोहन ने ऐसा पहली बार नहीं किया था। शीतल अंदर से वास्तव में बेहद चिंतित और डरी हुई भी।
दीपक की आंख को कुछ अंदरूनी नुकसान न पहुंचा हो, और अगर ऐसा हुआ तो दीपक के माता पिता बहुत झमेला करेंगे। दीपक को प्राथमिक चिकित्सा दे दी गई थी। वह विद्यालय के चिकित्सीय कक्ष में बिस्तर पर लेटा हुआ था। अब तक उसके माथे से बहता हुआ खून भी रुक चुका था, पर वहां एक बड़ा सा गुम्मट उभर आया था। दोनों छात्रों के अभिभावकों को स्कूल तुरंत पहुंचने की सूचना फोन पर दी जा चुकी थी। दीपक के पिताजी ने ऑफिस में अपने बच्चे की हालत देखकर हंगामा खड़ा कर दिया। वे रोहन पर पुलिस कार्यवाही करने की धमकी भी देने लगे। आखिर अनुशासन भी कोई चीज होती है। बड़ी मुश्किल से मामला तब शांत हुआ जब प्रिंसिपल ने रोहन के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए रोहन द्वारा इस प्रकार का कृत्य आगे दोबारा न दोहराने के शपथ पत्र पर उसके पिता के हस्ताक्षर लिए और दोबारा होने की स्थिति में उसका स्कूल से नाम काट देने की चेतावनी दी तथा अगले 7 दिनों तक उसे विद्यालय में न आने का आदेश भी सुनाया गया। शीतल प्रधानाचार्य जी के कक्ष से बाहर निकली तो देखा कि रोहन कक्ष के बाहर ही खड़ा था। छोटी उंगली का नाखून दांतों से कुतर रहा था। उसके चेहरे पर पछतावे जैसे कोई निशान न थे। पत्थर की तरह कठोर उसका भावहीन चेहरा देखकर शीतल एक बार को तो दहल सी गई। वह और भी चिंतित हो गई। कक्षा 7 में पढ़ने वाला छोटा सा बच्चा और दिमाग में इतना गुस्सा। आखिर क्या चलता होगा इसके मन में जब ये किसी को पीट रहा होता है? कैसे झेलता होगा ये इतना तनाव? किस बात का गुस्सा निकालता है हर किसी पर? दिमाग खराब है क्या इसका? ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ था जब रोहन ने किसी बच्चे को इतनी बुरी तरह से मारा हो। उसका आक्रामक रवैया और हर एक से गलत व्यवहार सभी टीचर्स के लिए परेशानी की वजह बना हुआ था। हालांकि वो पढ़ने लिखने में तेज था और ऐसा भी नहीं था कि उसका ऐसा आक्रामक व्यवहार उसके स्वभाव का स्थायी अंग है, किंतु कभी भी किसी भी छोटी छोटी बातों पर एकदम से आग बबूला हो जाना और फिर बिना सोचे समझे किसी की भी बुरी तरह से पिटाई कर देना किसी के लिए भी सामान्य बात नहीं कही जा सकती। वो अनेक बार प्यार से डांट से उसे समझा भी चुकी थी कि इतना गुस्सा करना मारपीट करना अच्छा नहीं। रोहन वादा भी करता अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखने की, लेकिन फिर वही सब। डायरी में कितने नोट लिखे, अभिभावकों को भी बुलाया गया, स्कूल की तरफ से काउंसलिंग के लिए भी भेजा जा चुका था। स्कूल काउंसलर भी माता पिता दोनों से बात करके ही किसी प्रकार का सुझाव या परामर्श देते हैं। हर बार केवल उसके पापा ही स्कूल आते रहे थे। यह भी अपने आप में आश्चर्य की बात थी। रोहन निलंबित भी हुआ पर नतीजा शून्य। कुछ दिन शांत रहकर फिर वही ढाक के 3 पात। शीतल ने रोहन के पिता से कई बार रोहन के इस आक्रामक और गुस्सैल व्यवहार के विषय में बात भी की थी। वे हर बार बस एक ही जवाब देते कि इसकी माँ इसे बहुत मारती है, बुरी तरह मारती हैं। जब भी स्कूल से कोई शिकायत आती है बस मारने लग जाती है। पढ़ाती भी वही है, हर छोटी छोटी बातों पर मारती है। इसीलिए ये ऐसा हो गया है, मैं ही इसे संभालता हूँ। शीतल को बेहद आश्चर्य का हुआ था रोहन की माँ के बारे में ये सब सुनकर। उन्होंने ये भी बताया कि जब से रोहन ने होश संभाला है और स्कूल जाना शुरू किया है तभी से मारने का ये सिलसिला चल रहा है, पर मार लेने के बाद शांत हो जाती है और फिर इसे प्यार भी खूब करती है। इसके लिए इसकी मनपसंद चीजें बनाकर खिलाती है, घुमाने भी ले जाती है। जब भी वो इसे मारती है मैं इसे उसकी आंखों के सामने से दूर ले जाता हूँ, बाजार या कहीं भी। जब तक लौटता हूँ तो सब नॉर्मल पहले की तरह जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर बाद में रोती भी उतना ही है जितना मारती है। इसे दुलार भी बहुत करती है। पिछली बार भी उन्होंने ऐसा ही कुछ बताया था कि छोटी छोटी बात पर इसकी माँ इसे बहुत मारती हैं, जैसे कि पानी नहीं दिया तो हाथ चला दिया, गृह कार्य पूरा नहीं किया तो पिटाई, डायरी में टीचर्स की शिकायतें तो साइन करने के बजाय पिटाई। उसके मुंह कम और हाथ ज्यादा चलते थे। गलती हो या न हो उसकी पिटाई तो होनी है, बस इससे ज्यादा और कुछ उन्होंने कभी नहीं बताया। तो अपने कभी कारण जानने की कोशिश नहीं की, क्यों मारती हैं? जी नहीं, शीतल सोच में पड़ जाती। क्या ये लोग जानते नहीं कि छोटा हो या बड़ा मारने से बच्चे उद्दंड ही बनते हैं? इतना छोटा सा बच्चा और ऐसी मार? शीतल के मन में हजारों सवाल उठते। जैसे कि तब उस समय पिता रोकते नहीं, अपनी पत्नी को अपने बच्चे को पिटता हुआ देख वे चुप कैसे रह जाते हैं? क्या वे सौतेली माँ हैं जिसके मन में दूसरे के बच्चे के लिए जरा भी दया, ममता, सहानुभूति नहीं, या शादी उनकी अपनी मर्जी से नहीं हुई कि वे अपना सारा गुस्सा इस भोले से बच्चे पर उड़ेले दे रही हैं, या फिर बच्चा गोद लिया है? अरे, जब बच्चे के लिए मन में जरा भी प्यार नहीं तो क्यों लिया गोद? हो न हो रोहन के पिता ही उसकी माँ पर अत्याचार करते होंगे और वे अपनी सारी भड़ास रोहन पर निकलती होंगी। एक दिन तो सचमुच ही उसने अपने संदेह रोहन के पिता पर प्रकट कर दिया। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, रोहन के पापा ने बड़े शांत भाव से कहा था। हमारी तो लव मैरिज हुई है, हम एक ही मोहल्ले में रहते थे। वो 8वीं में थी और मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। वो मुझे अच्छी लगती थी।
बस हमने सोच लिया था कि मुझे नौकरी मिलते ही हम विवाह कर लेंगे। तो फिर? शीतल झुंझला उठी। तो फिर मारती क्यों है? तो आपके घर में ऐसा क्यों हो रहा है? अरे उस मासूम पर तरस खाइए जरा, कितने मानसिक तनाव से गुजरता है जब भी वो किसी को पीटता है या गुस्सा होता है। अभी तो ये छोटा है, 7वीं में पढ़ता है, कल को बड़ा होगा। अनेक मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक परिवर्तन आएंगे। तब उसे अपने परिवार और माता पिता के प्यार, अपनत्व और ममता की कहीं ज्यादा जरूरत होगी। उम्र के उस नाजुक दौर में यदि ये सब बच्चों को न मिले तो उनके कदम गलत दिशा में उठा सकते हैं। वे नशे के शिकार हो सकते हैं, गलत संगत में पड़ अपना भविष्य चौपट कर सकते हैं। उसे वास्तव में रोहन की चिंता सताने लगी। सच्चाई तो ये थी कि उसकी चिंता का कारण था रोहन की माँ। वो माँ जो आज तक कभी स्कूल नहीं आई अपने बच्चे की प्रगति या परेशानियों का हाल लेने। एक मासूम बच्चे के भविष्य और उसकी जिंदगी का सवाल है। कोई माँ इतनी निर्दयी, इतनी निर्मोही आखिर कैसे हो सकती है? शीतल ने रोहन के पिताजी से बात करने के लिए उन्हें अपने कक्ष में आने संकेत किया। उसने स्पष्ट रूप से रोहन के पिता से कह दिया कि उसे रोहन की माँ से मिलना है हर हाल में। पानी सर से ऊपर गुजर चुका है मिस्टर वैश्य। जब तक रोहन की माँ मिलने नहीं आएंगी तब तक रोहन को स्कूल में दोबारा आने की अनुमति मिलेगी। साथ ही उसका नाम स्कूल से हटा देने की गुजारिश भी वो स्वयं प्रिंसिपल से करेगी। आखिर अन्य बच्चों की सुरक्षा का प्रश्न है। अगले 2 दिनों के अंदर रोहन की माँ उसे स्कूल में चाहिए। ये कहकर शीतल कोऑर्डिनेटर्स रूम से निकल पुस्तकालय की ओर बढ़ गई। उस दिन फिर उसका किसी काम में मन नहीं लगा। किसी तरह उसने अपनी शेष कक्षाएं ली और घर चली गईं। अलमारी में रखी छात्रों की कॉपियों का ढेर आज बिना चेक किए ही पड़ा रह गया था। शीतल रोज का काम रोज निपटने में विश्वास रखती थी, पर आज तो उसके दिलो दिमाग पर बस रोहन और उसकी माँ ही छाए रहे। सोचते सोचते शीतल का माथा भन्नाने लगा। खाना खाकर जल्दी ही सो गई। कल फिर स्कूल की भाग दौड़ जो करनी थी। अगले दिन बेसब्री से रोहन की माँ की प्रतीक्षा कर रही थी। ठीक 12:30 बजे रोहन के माता पिता उसके रूम में थे। पिता ने एक हाथ में हेलमेट पकड़ा हुआ था और दूसरे में ऑफिस बैग। माँ पर उचटती हुई नजर डाली और दोनों को बैठने का इशारा किया। हाथ जोड़कर दोनों ने एक साथ उसे अभिवादन किया। शीतल को माँ के हाव भाव में सामान्य सी, या यूं कहना चाहिए एक प्रकार की बेफिक्र सी दिखाई दी। उसे लगा था कि वो परेशान होगी, घबरा भी रही होंगी। बेटे के स्कूल में कोऑर्डिनेटर ने बुलाया है, बच्चे के संबंध में शिकायतें होंगी, सवाल जवाब होंगे, आदि आदि। पर उनके चेहरे पर ऐसा कोई भी संकेत न पाकर शीतल को थोड़ा अचंभा हुआ। टेबल पर लंबत रखी हुई डायरियों में से रोहन की डायरी निकलते हुए शीतल ने एक नज़र माँ की तरफ देखा। रंग गोरा, ललामी लिए हुए, पतली तराशी हुई सी नाक जिसमें सोने की छोटी सी लौंग चमक रही थी। दाएं हाथ में भी सोने की 4 चूड़ियां और बाएं हाथ में घड़ी बांध रखी थीं। जुलाई के दिन थे। पंखा फुल स्पीड से चल रहा था जिससे उसके कत्थई रंग के बालों की कुछ लटें हवा में लहरा रही थीं। बीच बीच में लटें उसके गोरे मुख पर भी छा रही थीं, जिन्हें वो बार बार अपने दोनों हाथों से समेटने का भरसक प्रयास कर रही थी। हल्के गुलाबी रंग का सूट सलीके से पहन रखा था। रोहन बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही है, प्यारा सा, उसने मन ही मन सोचा। कुल मिलाकर एक नज़र में शीतल को रोहन की माँ प्रिया, हाँ प्रिया ही नाम बताया था, रोहन के पिता ने मिलवाते समय सभ्य और सुसंस्कृत, सलीकेदार लगी और कुछ हद तक समझदार भी। उनके व्यक्तित्व में उसे कुछ भी असामान्य जैसा नजर नहीं आया। तो क्या रोहन के पापा ने जो कुछ भी रोहन की माँ के बारे में बताया वो गलत बताया था? संशय ने अपना सर उठाया। शीतल ने बिना किसी भूमिका के रोहन की डायरी खोलकर माँ के सामने रख दी। आज वो केवल माँ से ही बात करना चाहती थी, अकेले में। पिताजी को उसने थोड़ी देर के लिए कॉरिडोर में इंतजार करने के लिए भेज दिया। वो जानना चाहती थी कि जो कुछ रोहन के पिताजी ने अपनी पत्नी के बारे में बताया है उसमें कितनी सच्चाई है। रोहन के पिता के बाहर जाते ही वे थोड़ी असहज सी लगी थी शीतल को। क्या रोहन आप लोगों को डायरी दिखाता नहीं है, या आप उसकी डायरी चेक नहीं करती? शीतल ने सीधे सवाल किया। जी करती हूँ। फिर साइन क्यों नहीं है? क्या आपने नियम नहीं पढ़े हैं कि डायरी में लिखे सभी नोट पर अभिभावकों के साइन होना जरूरी हैं? आपको मालूम तो होगा कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। जी जानती हूँ, बिल्कुल संक्षिप्त सा उत्तर था माँ का। क्या आपको अपने बेटे की हरकतों के बारे में मालूम है? उसके गुस्से, उसका असंयत व्यवहार सब, और कल जो कुछ भी स्कूल में हुआ और पहले भी कई बार हो चुका है। जी, उन्होंने नजरें नीची किए हुए ही उत्तर दिया। पूछने पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया जो कुछ रोहन के पिताजी अब तक बता नहीं चुके थे। पर जो शीतल जानना चाहती थी उस प्रश्न का उत्तर जो अब तक उसे नहीं मिला था। शीतल ने उनकी संवेदनाओं को कुरेदना शुरू किया। उसने बच्चे को मारने पीटने के बुरे प्रभाव को थोड़ा अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताना शुरू किया। अब जमी हुई बर्फ में दरारें पड़ने लगी थीं।
देखिए, बच्चे गीली मिट्टी सरीखे होते हैं। बचपन की छोटी से छोटी बात उनको इतनी गहराई तक प्रभावित करती है कि वे ताउम्र उसे भुला नहीं पाते। उनके कोमल मन और मस्तिष्क पर मारने पीटने का इतना गलत असर हो सकता है कि उसका आप पर से विश्वास उठ सकता है। वो आपको नापसंद कर सकता है, यहाँ तक कि वो दुनिया की सब माँओं से नफरत तक कर सकता है। शीतल ने महसूस किया। ये सुनते ही रोहन की माँ की आंखें भर आई हैं। दुपट्टे के कोने को वो बड़ी तेजी से उंगली पर लपेट और खोल रही थीं। उनके चेहरे पर मन में चलने वाले तूफान की परछाइयां शीतल को साफ दिखाई देने लगी थीं। यह भी हो सकता है मिसेज वैश्य की। एक पल रुककर वो फिर आगे बोली कि वो समस्त स्त्री जाति से ही नफरत करने लगे। उनकी आंखों में झांकते हुए शीतल ने आगे कहा, फिर अभी उसकी उम्र कम है, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा गलत दिशा में बढ़ सकता है, घर से भाग सकता है, अपराधी तक बन सकता है। अगर ऐसा हुआ ना मिसेज वैश्य तो बहुत बुरा होगा, बहुत ही बुरा। और जानती हैं, इन सब की जिम्मेदार आप और केवल आप होंगी। एक माँ ही अपने बच्चे को बर्बाद करेगी। मैं अपनी माँ से नफरत करती हूँ। सिर्फ नफरत कहते हुए रोहन की माँ की आंखों से आंसुओं की धाराएं बह निकलीं। शीतल को अंदाजा हो ही चुका गया था कि जरूर इसी प्रकार किसी घटना ने प्रिया को जकड़ रखा होगा। वो चुप बैठी उनके भीतर वर्षों की जमी बर्फ को आंसुओं में पिघलता हुआ देखती रही। हमारे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी मैम। मैं जब छोटी थी न, शायद। आंसुओं से भरा चेहरा उन्होंने ऊपर उठाया। जब से होश संभाला मैंने अपनी माँ को मुझे मारते पीटते हुए ही पाया। उन्होंने कभी मुझे प्यार नहीं किया, कभी गले से नहीं लगाया। कमरे में बंद कर देती थी, अंधेरे कमरे में। अंधेरे से मुझे बहुत डर लगता था। 2-2 दिन तक मुझे खाना नहीं देती थी। कई बार तो चूल्हे की लकड़ी से मेरी पिटाई की उन्होंने। कभी बाहर नहीं निकलने देती थी। कोई तीज त्योहार आता तो पिताजी के सामने कुछ अच्छा खाने को मिल जाता था, वरना तो। पर मेरे पिताजी मुझे प्यार भी करते थे और माँ की मार से बचाते भी थे। वे देर से घर आते थे ना, उनको इस बारे में कुछ पता नहीं चलता था। मैं बस 8वीं कक्षा तक ही पढ़ पाई। फिर रोहन के पिताजी से शादी के बाद जब मैं उस घर से निकली तब कहीं जाकर माँ की पिटाई से बच सकी। अपने दुपट्टे से चेहरा पोंछते हुए वे बोली। शीतल सुन्न बैठी रह गई। उसका दिल भर आया था। शीतल ने उन्हें चुप कराने का कोई प्रयास नहीं किया। आंखों से बहते खारे जल के साथ शायद आज उनके दिल की सारी कड़वाहट भी निकल जाए। वो एक अजीब सुकून, एक ठंडक सा अनुभव कर रही थी। उसने उन्हें चुप कराने का कोई प्रयास नहीं किया। आंखों से बहते खारे जल के साथ शायद आज उनके दिल की सारी कड़वाहट भी निकल जाए। जब भी मैं रोहन को देखती हूँ मुझे अपनी माँ की मार याद आ जाती है। मैं सब भूल जाती हूँ। मुझे इतना गुस्सा आता है कि बस इसे अंधाधुंध पीटने लगती हूँ, लेकिन बाद में गुस्सा उतरने के बाद उतना ही रोती भी हूँ। सच, मैं मारना नहीं चाहती उसे। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। आपके मन में कभी ये बात नहीं आई मिसेस वैश्य कि आपने अपनी माँ से जो इतनी मार खाई, पर आप अपने बच्चे को कभी नहीं मारेंगी? उसके लिए निर्मम माँ नहीं साबित होंगी। जो कष्ट, पीड़ा, टूटन आपके बचपन को सहन करनी पड़ी, आप अपने बेटे को कभी नहीं झेलने देंगी? आश्चर्यचकित शीतल ने आगे कहा, आप ऐसा भी तो सोच सकती थी कि आप उसे बेहद प्यार देंगी, वो सब कुछ देंगी जो आपको आपकी माँ से नहीं मिला, जिसकी कि आप अधिकारी थी। आप लोगों ने किसी मनोचिकित्सक से परामर्श लेने की सामान्य सी बात के बारे में भी नहीं सोचा। ये कोई छोटी बात थी? ये सुनकर रोहन की माँ अवाक सी होकर शीतल को देखती रह गई, जैसे उसने कोई अनोखी बात कह दी हो। अंधकार में रहते रहते व्यक्ति को अंधेरे की इतनी आदत सी हो जाती है कि वो भूल ही जाता है कि खिड़की खोलकर भी बाहर फैले उजाले को पा सकता है। शाम के झुटपुटे में दृश्य जब अस्पष्ट दिखाई देने लगता है तब भी वो उजाले के लिए कोई जतन नहीं करता, और जब बाहर से आकर कोई अन्य व्यक्ति कमरे में उजाला करने के उद्देश्य से अचानक ही बिजली का बटन दबा देता है, तब कहीं जाकर उसे यह एहसास होता है कि अब तक वह कितने अंधेरे में था और स्वयं बटन दबाकर भी उजाला कर सकता था। सच ही है, क्रोध एक ऐसी तीव्र नकारात्मक भावना है जो व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता पहले नष्ट कर देती है और फिर विवेकशीलता का हरण कर अपना भयावह रूप दिखाती है। शीतल का दिल भर आया। वो अपनी जगह से उठी, उनकी पीठ सहलाई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि किसी माँ का ऐसा रूप भी उसे देखने को मिले सकता है। बचपन की मार की ऐसी हृदय विदारक घटना उसने कभी न सुनी थी, जिसने एक माँ के दिल से ममता का पूरा स्रोत सुखा दिया था। एक माँ को उसके अपने जाए बच्चे से इस कदर दूर कर दिया था कि दूसरी पीढ़ी भी बर्बादी के कगार पर पहुंच गई। शीतल काफी देर तक रोहन की माँ को एक छोटे बच्चे के समान सांत्वना देती रही, उन्हें सही गलत समझाती रही। आज न जाने क्यों उसे भरोसा था कि आज के बाद रोहन की स्थिति में सुधार अवश्य होगा, और हुआ भी वैसा ही। इसके बाद माँ और बेटे एक दूसरे के करीब आने लगे थे, जिसका प्रमाण था रोहन की आक्रामकता में कमी। उसकी मारने पीटने की आदत में भी आश्चर्यजनक रूप से सुधार होने लगा।
रोहन और उसकी माँ अब शीतल के दिल में एक खास जगह बना चुके थे। मेमसाब, चाय तो ठंडी हो गई। झरना ने अचानक ही आकर उसे मानो उसे सपने से जगा दिया। शीतल ने मुस्कुराते हुए संतोष की सांस ली और पत्र मोड़कर मेज पर रख दिया। झरना को ठंडी हो चुकी चाय को फेंक कर नई ताज़ी कड़क चाय बनाने के लिए कहकर फोन पर प्रिया को बधाई संदेश लिखने लगी।